हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की अगर हम इस वीडियो में बात करें तो HFCL लिमिटेड में ऑपरेटर का गेम हमें किस तरीके से देखने को मिला उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी कैसी है, कंपनी के प्रोफाइल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम साथ ही साथ IEX स्टॉक में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इतनी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, तेज़ी के बाद वहाँ हमें क्या करना है, एंड फाइनली हम एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, पावर सेक्टर का पेनी स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और मेरे एक फ्रेंड ने भी इसके बारे में जो है तो अपनी एक राय पूछी थी कि उसमें क्या करना है, तो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर फर्स्ट इन द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन। IPO से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन, शानदार और तगड़ी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो बिना किसी देर के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। चलिए, अगर हम यहाँ पे HFCL के ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे काफ़ी शॉकिंग सा इसका हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2500 का जो स्टॉक हुआ करता था, यहाँ पे अगर हम इस समय की बात करें तो ये स्टॉक करीबन 10-12 रुपए तक भी हमें गिरता हुआ देखने को मिला था। कंपनी यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन के सेगमेंट में कार्य करती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो अप्लायंस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है। जिस तरीके से यहाँ पे टाटा ने जो है तो तेजस को यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है, इस कंपनी को, वही चीज़ जो है तो लगभग सेम सिनारियो हमें यहाँ पे रिलायंस के द्वारा इसमें HFCL में स्टेक होल्डिंग देखने को मिलती है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हुए थे, जिसकी वजह से ये स्टॉक प्राइस में हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इनके शेयर्स जो हैं प्लेज हो गए थे, काफ़ी फंडामेंटल्स इनके डाउन देखने को मिले। लेकिन अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने अपने सारे शेयर्स को जो है, जो प्लेज थे, उनको फ्री करा लिया है। अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें तो कंपनी को लगभग 413 करोड़ का हमें एक ऑर्डर मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। कुछ ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स कंपनी ने किए हैं। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले की ही न्यूज़ है, जो चीज़ मैंने अपने वीडियो में भी एक बार उसको कवर कर चुका हूँ। और वहीं अगर हम देखें कंपनी के जो डील्स हैं वो जियो और BSNL के साथ काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी क्या हुई उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी ने यहाँ पे एक ऑर्डर निकाला था, QIP के थ्रू ये फंड रेज करने वाले थे, लगभग 600 करोड़ रुपए का यहाँ पे इनका फंड रेजिंग का प्लान था। और वहाँ पे कई सारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। ऐसा यहाँ पे एक न्यूज़ उभर के आ रही थी। हालांकि ये जो इन्वेस्टमेंट था ये 72 रुपीज़ के फ्लोर प्राइस पे हमें देखने को मिल रहा था। और अभी 1-2 दिन पहले की ही वहाँ पे हमें न्यूज़ उभर के सामने आ रही थी कि यहाँ पे रिलायंस की जो सब्सिडरी है जियो, जिसका स्टेक हमें 3.78% इस कंपनी में देखने को मिलता है, उसने अपने स्टेक को यहाँ पे बढ़ाया है। ये कल की न्यूज़ थी। अब चूंकि ये QIP की न्यूज़ को लेकर के यहाँ पे इस स्टॉक को भगाया गया। ये स्टॉक जो है तो 67 के प्राइस से जो है तो ट्रेड करता हुआ, आज की बात करें तो यहाँ हम 93 के प्राइस तक इसको हमने देख लिया था। विद इन 2 डेज़ की बात है, 10% की रेट से ये स्टॉक भागा है और यहाँ जो है तो 93 रुपीज़ के प्राइस पर हमें देखने को मिला है। लेकिन आज जब ये न्यूज़ कंफर्म हुई कि जियो ने स्टेक जो है तो 3.78% से बढ़ा करके 5% कर लिया है, तो आप देखिए कि उसके बाद यहाँ पे 6% की हमें गिरावट देखने को मिली है। न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है और उस चीज़ का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे ऑपरेटर्स ने पूरा पूरा उठाया है। आप देख सकते हैं स्टॉक में पहले एंट्री ली गई QIP के पहले, वहाँ पे जो है तो इन्वेस्टमेंट होने वाला था, एक ये आइडिया था। उसके बाद जैसे ही न्यूज़ कंफर्म होती है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो ये ऑपरेटर जो हैं यहाँ पे स्टॉक में जो है तो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। और आज की बात करें तो इस न्यूज़ के बाद लगभग 6% की गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है। कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े बहुत हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप की कंपनी है और रिस्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ये आपके रिस्क बेस्ड पर है, आप यहाँ पे किस पोजीशन में एंट्री लेते हैं, कब यहाँ पे एग्जिट करते हैं। ऑल्दो अगर इनके सपोर्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे 79 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद 73 का और 67 का एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं IEX की। IEX जो है आप देख सकते हैं कि 4 दिन में ऑलमोस्ट 21% की रैली कर चुका है। यहाँ पे इस न्यूज़ को अगर हम देखें तो ये न्यूज़ मैं ऑलरेडी जो है तो 1-2 दिन पहले कवर कर चुका था जब ये न्यूज़ आई थी।
यहाँ पे आईएक्स की अगर हम सेल्स की बात करें तो नवंबर के मंथ में लगभग 54% का हमें राइज देखने को मिला है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द आईएक्स शेयर होल्डर्स। चलिए आईएक्स के चार्ट में जाने से पहले मैं एक बार फाइनेंशियल ट्रेंड को दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये इनके रेवेन्यू है जो कि करोड़्स में आपको देखने को मिलेंगे। 256 से 294, यहाँ पे 297 है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2020 का डाटा है, यहाँ पे ये कोविड का टाइम था यहाँ पर। और अभी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 356 का आपको देखने को मिलेगा। आप रेवेन्यू देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं। इस कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम बात करें 131 करोड़, फिर 165 करोड़, 175 करोड़ और अभी आप देख सकते हैं 206 करोड़। इस चीज़ को मैंने बार बार रिट्रेट किया है कि दोस्तों हमारा देश जो है वो यहाँ पे ग्रोथ की ट्रैक पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कंट्री की अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग नेशंस में काउंट की जाती है और दिस कंट्री इज़ मूविंग टुवर्ड्स डेवलप्ड कंडीशंस। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी की तरफ मूव कर रही है। और यहाँ पर मूव करने जब जैसे जैसे कंट्री हमारा जो है तो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। पहला जो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। दूसरा है पावर में पेनिट्रेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बात करें तो पावर का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो कंट्री जैसे जैसे हमारा जो है तो डेवलप्ड नेशन की तरफ मूव करेगी, जैसे जैसे कंट्री हमारे डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी की तरफ मूवमेंट होगा, वैसे वैसे पावर में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पावर में कंजम्पशन बढ़ेगा तो पावर का ट्रेड बढ़ेगा, पावर का ट्रेड बढ़ेगा तो यहाँ पे आईएक्स जैसी कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ गलती से आ गई है। 54% के राइज जो वॉल्यूम में देखने को मिला है अब कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको हर साल देखने को मिलेगी। ये जो पहाड़ बन रहे हैं ये हर साल बढ़ते हुए से देखने को मिलेंगे। और ये जो रैली आज 10% हुई है ये आपको हर साल जो है 10% तो नहीं लेकिन इस तरीके से आपको इसमें रैली जो है तो हमेशा से ही देखने को मिलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस की। तो दोस्तों स्टॉक में एंट्री के लिए अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो कोई पॉइंट नहीं होता जहां पे उसको एंट्री करने के लिए एक पॉइंट ढूंढना होता है। और वही रीज़न मैं कहूंगा कि एग्जिट का भी कोई पॉइंट नहीं होता है एक इन्वेस्टर के लिए कि कब उसको वहां पे एग्जिट करना होता है। तो दोस्तों इस रीजन को मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छी रैली हुई, ये भी अच्छी रैली हुई, ये भी अच्छी रैली हुई। अब जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो सोचेगा अरे बहुत भाग गया, अब मैं यहाँ पे बुकिंग कर लूँ, क्या उस प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, क्या उसको दोबारा एंट्री का इस स्टॉक ने कभी मौका दिया? यहाँ तक आ गया है लेकिन ये सोचता ही रह गया होगा कि कभी स्टॉक नीचे आए तो मैं वहाँ पर एंट्री पोजिशन बनाऊँ। तो दोस्तों यही रीज़न होता है कि अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं ना, तो ये रैली हो चाहे ये रैली हो चाहे ये रैली हो, हर रैली को आप इंजॉय करते हैं। साथ में कुछ यहाँ पे डाउनफॉल्स भी आते हैं लेकिन अगर आप बने रहेंगे इन डाउनफॉल्स में तो आप देख सकते हैं कि ये रैली भी आपको देखने को मिलती है। और आगे आने वाले टाइम में जब इसको स्टॉक ब्रेक करेगा तो और भी ज़्यादा आपको रैली देखने को मिलेगी। इस स्टॉक को जब मैंने पहले भी कवर किया था तो मैंने बोला था बहुत जल्द आप इसमें 1000 का टारगेट देखेंगे। आज के प्राइस को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 900 का प्राइस यहाँ पे रीच कर चुका है। ये जो हाई था ऑलमोस्ट 956 का हाई था और डेफिनेटली इसको जब ब्रेक करेगा स्टॉक तो एक अच्छा ब्रेकआउट और आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें इन्वेस्टर को स्टॉक सेल कब करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आपको कभी फंड की ज़रूरत होती है, कभी इमरजेंसी में ज़रूरत होती है, या कभी जैसे आपको घर बनवाने के लिए ज़रूरत है। चलिए घर बनवाने के लिए तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, जो मैंने टैक्स वाला एक वीडियो डाला था तो उसमें मैंने स्पेशली कहा था कि ये जो होम लोन होता है ये मेरे हिसाब से हर किसी को लेना चाहिए और वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप जो है तो आईटीआर अगर फाइल करते हैं, आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो होम लोन काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट करने वाला है। कहने का मतलब आपको कहीं दूसरी जगह इमरजेंसी में अगर फंड की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आप होल्ड करना चाहें, आपके में कैपेबिलिटी है उस फंड को होल्ड करने की लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक को आपको छोड़ना नहीं चाहिए जो एक मोनोपोली का स्टॉक हो, जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 85% का हमें देखने का मिलता हो। तो ऐसी कंपनी मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में बनी रहनी चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्मर्स मेरे हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में हो सकता है कि एक फिर से अपना जो सपोर्ट है चाहे यहाँ पे वो टेस्ट करे। बट इनफैक्ट अगर इसमें कभी अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो फिर शायद ये जो लेवल्स हैं ये शायद ही आपको फिर बाद में देखने को मिले।
चलिए अब बात करते हैं पावर सेक्टर के एक पेनी स्टॉक स्मॉल कैप का यहाँ पे स्टॉक देखने को मिलेगा। रिस्क काफ़ी हाई है। जेपी पावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी बात हो रही है क्योंकि कल की अगर हम बात करें लगभग 12% का यहाँ पे राइज देखने को मिला था। और स्पेशली ये जो पेनी स्टॉक है ना, ये न्यू कमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। रीज़न उनका यही रहता है कि स्टॉक 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, 3 रुपये का है। ये कल को अगर 10 रुपये का भी हो जाएगा, 20 का भी हो जाएगा तो पैसे उनके 10, 20, 30 गुने हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी ऐसी सोच रहती है यहाँ पे न्यू कमर्स की, और यही रीज़न है कि ये सारे स्टॉक जो है ना उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर सही में बात किया जाए तो आप देखेंगे कि ये सारे स्टॉक जो है ना ऑपरेटर के भी उतने ही फेवरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा फंसता है तो किसका, वो होता है रिटेलर्स का। अभी मैं थोड़ी देर में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाऊंगा, कितने वहाँ पे रिटेलर्स हैं और एफआईआईज और डीआईआईज ने वहाँ पे क्या किया है। फिलहाल अगर हम चार्ट की बात करें तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे 143 है। और आप देखिए ये स्टॉक हमेशा से ही गिरता रहा है, ऐसे थोड़ी बहुत ये रैली करता है। यहाँ पे ऑपरेटर जो है ना ऐसे यहीं पे फंसाता है रिटेल को, उनको लगता है कि बहुत अच्छा रैली कर रहा है, ये फिर से 143 तक जाएगा। और आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो लोग फंसे हैं ना उनको मौका नहीं मिला, यहाँ पे जो फंसे हैं उनको मौका नहीं मिला। यहाँ जो फंसे हैं ना वो अभी तक सोच रहे हैं कि कब यहाँ पे आए, या तो उन्होंने लॉस बुक कर लिया या तो वो अभी भी वेट में है कि इसके कब फंडामेंटल सही होंगे और कब ये कंपनी जो है तो एक अच्छा रिटर्न देगी, कम से कम प्रिंसिपल ही वापस कर दे, रिटर्न तो दूर की बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए ये स्टॉक गिरता क्यों है इतना, ये है इनके रेवेन्यू का ट्रेंड। आप देख सकते हैं रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो ऑलमोस्ट फ्लैट से देखने को मिले हैं। घाटा कंपनी, प्रॉफिट तो दूर की बात है, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट आया है, उसके बाद थोड़ा घाटा कम हुआ, फिर घाटा बढ़ गया, अभी थोड़ा आया है बाद में। कोई भरोसा नहीं इस स्टॉक में कि यहाँ कब आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और कब इनके रेवेन्यू अच्छे से देखने को मिलेंगे। हालांकि ये हाल जो है ना, ये हाल आपको ऑलमोस्ट हर पावर सेक्टर में देखने को मिलेगा। फिलहाल की अगर हम बात करें टाटा पावर में, मुझे स्थिति थोड़ा ठीक देखने को मिलती है। ये टाटा पावर का फाइनेंशियल ट्रेंड है, और ऑल दो मुझे टाटा पावर का इनफैक्ट फ्यूचर जो है बाकी पावर सेक्टर की कंपनियों से थोड़ा सही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कंपनी ईवी के सेगमेंट में जो है तो लार्जेस्ट ईवी जो है तो बनाने का प्लान कर रही है कंपनी, उस तरीके से मुझे फंडामेंटली काफ़ी सही देखने को मिलती है। ये जो है पावर का, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है अडानी पावर का फाइनेंशियल का ट्रेंड। आप देख सकते हैं घाटा घाटा घाटा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। रेवेन्यू चलिए फिर भी इनके जेपी पावर से तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक से ही देखने को मिलते हैं। और फाइनली अगर हम पावर सेक्टर के दिग्गज की बात करें, एनटीपीसी लिमिटेड, तो ये है उसका फाइनेंशियल ट्रेंड। रेवेन्यू चलिए फिर भी थोड़ा बहुत से ठीक ठाक बढ़े हैं, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट इनके फ्लैट से ही रहते हैं। मैं खुद इस कंपनी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 5-6 साल से 10,000 करोड़ का ही प्रॉफिट ईयरली ये पोस्ट करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कंपनी सिर्फ डिविडेंड के लिए अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बिल्कुल भी इसमें कोई राय नहीं है। चलिए अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें, स्मॉल कैप की कंपनी है, ऑपरेटर का फेवरेट होते हैं स्मॉल कैप, जहाँ वो अच्छे से खेल सकते हैं, रिटेलर्स के पैसे को लूट सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे करंट प्राइस जो है फिलहाल 5 का चल रहा है। आरओसी और आरओई चूंकि पावर सेक्टर की है, बट उस लिहाज से भी मुझे यहाँ पे आरओसी और आरओई जो है थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। चलिए सेल्स देखिए, इनके अगर नंबर्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के नंबर जो हैं तो इम्प्रूव होते हुए तो देखने को मिले थे बीच में, बट फाइनली जो है आप यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है। रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इनके जो नेट प्रॉफिट थे, आप देखिए ये प्रॉफिट जो है तो पहले थोड़े से बढ़े हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते यहाँ कितना ज़्यादा घाटा हो गया कंपनी को, 2-2 हज़ार के घाटा जो है तो ये कंपनी जो है तो पोस्ट करती हुई देखने को मिली है। अभी फ़िलहाल रिसेंटली थोड़े बहुत से ठीक हुए हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि ये इंप्रूव ही होते हुए देखने को मिलेंगे। अगेन अब यहाँ पे अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो आप इस सेगमेंट में भी देखेंगे कंपनी के ऊपर जो है कर्जा वो बढ़ता ही गया है। फाइनली यहाँ पे काफ़ी हद तक इन्होंने कर्जा थोड़ा कम किया है, बट स्टिल बोरोइंग्स अभी भी है। आप देखिए यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग खुद यहाँ पे कम होती हुई हमें देखने को मिल रही है, 29 से 26% पे आ गए हैं। एफआईआईज ऑलमोस्ट वहीं पर हैं, ना के बराबर हैं एफआईआईज यहाँ पे। वहीं अगर हम डीआईआईज की बात करें तो कहाँ 50% का जो डीआईआई हुआ करता था वो अब जाके 30% पे आ गया है। कुल मिला के आप देखिए यहाँ से भी शेयर कम हुए, यहाँ से भी कम हुए, यहाँ से भी कम हुए। फंस कौन रहा है, ये यहाँ पे रिटेलर जो कभी 20% पे हुआ करता था, आज आ गया है करोड़पति बनने के चक्कर में 45% के आसपास। चलिए अब अगर डीआईआईज में भी बात करें कौन है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और कोई यहाँ पे जो है तो नहीं देखने को मिलता है। एलआईसी का भी स्टेक है यहाँ पे थोड़ा बहुत, लेकिन वो अब यहाँ पे एग्जिट कर गए हैं। बहुत सारे डीआईआईज तो एकदम एग्जिट कर गए हैं, यहाँ पे उनकी पोजीशन देखने को ही नहीं मिलेगी।
तो दोस्तों फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको मैं इतने बेहतरीन स्टॉक बताता हूं। आप चाहे बजाज फाइनेंस का देख लीजिए, उसके फाइनेंशियल ट्रेंड को देख लीजिए, उसके वहां पे शेयर प्राइस का ट्रेंड देख लीजिए, आप चाहे मुथूट फाइनेंस देख लीजिए, डिक्सन देख लीजिए, एफएल देख लीजिए, कोई भी जो स्टॉक जो मैंने बोला हो अपने चैनल पे आप उस स्टॉक को देख लीजिए। वो इतने बेहतरीन स्टॉक हैं। थोड़े आपको पॉकेट फ्रेंडली नहीं लगेंगे, थोड़े महंगे लगेंगे, लेकिन दोस्तों आदमी पैसा मेहनत से कमाता है तो क्यों ना उसको ऐसी जगह लगाया जाए जहां रिस्क कम हो, जहां आपके पैसे तो सेफ रहेंगे ही रहेंगे, रिटर्न भी आपको अच्छे मिलेंगे अगर आप होल्ड करते हैं तो ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूं, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, आपका ही डिसीजन वहां पे मैटर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के और भी क्वालिटी कंटेंट्स वीडियो को बनाने का। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।